नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर वैदिक काल में हम आज देखेंगे अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। इससे पहले लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल के विषय में एक वीडियो आ चुकी है। उसमें विस्तार और सामाजिक स्थिति के बारे में हमने चर्चा किया था विस्तार से। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था, राजनीति और धार्मिक व्यवस्था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच इनका स्वरूप कैसा था। ये एक लेटर वैदिक का उत्तर वैदिक काल का मैप है। पिछली बार मैप ऐड करना भूल गया था, इसलिए यहाँ ऐड कर दिया। आप इसको देख सकते हैं, इसका सीमांकन किया गया है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है। हालांकि ये 1100 से 500 बीसी के बीच है, लेकिन एक अनुमान यही रहा है। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। अब पशुचारण के स्थान पर कृषि जो था वो प्रमुख हो गया था। पशुचारण के स्थान पर कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई थी, जबकि पूर्व वैदिक काल में हमने क्या देखा था, पशुचारण प्रमुख आधार था अर्थव्यवस्था का। उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में, चूंकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जो साहित्यिक स्रोत हैं पर्याप्त उपलब्ध हैं, तो उनमें एक शतपथ ब्राह्मण है। इसमें कृषि संबंधी कर्मकांड और अनुष्ठान का वर्णन मिलता है, यानी कि इसमें जो मंत्र वगैरह हैं या जो पूजा पाठ वगैरह है वो कृषि से संबंधित है, कि कृषि में उन्नत हो, कृषि में विकास हो, वर्षा हो वगैरह वगैरह के बारे में चर्चा किया गया है। इसी ग्रंथ में विदेह माधव की कथा है। इसी ग्रंथ में आपको विदेह माधव की कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि कार्य करने लगे थे, इस विदेह माधव की कथा से। इस काल में आप देख सकते हैं, इस काल में ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनाजों का नाम मिलता है, जिसमें चावल के लिए ब्रीही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का, मूंग के लिए मुदग शब्द का, उड़द के लिए माड़ शब्द का, धान जो इस समय प्रमुख फसल बन गई थी। हालांकि कृषि के लिए लोहे का प्रयोग सीमित होता था। कृषि के लिए अभी देखिए, जो लोहे का प्रयोग, लोहे का ज्ञान तो इन्हें हो गया था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन लोहे का सीमित प्रयोग होता था। कृषि में बहुत ज़्यादा, कृषि औजारों में, उपकरणों में लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। इसके अलावा धान मुख्य फसल तो बन गई थी, लेकिन धान के रोपण की विधि प्रचलित नहीं थी अभी। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि रोपण की विधि प्रचलित थी, यहाँ क्यों हाईलाइट किया गया, क्योंकि धान की जो रोपण की विधि होती है उसमें पैदावार वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पर धान रोपण की जो है वो प्रणाली नहीं दिखाई देती है। उत्पादन अधिशेष का प्रमाण नहीं मिलता। अब यह शब्द ध्यान रखना जरूरी है कि उत्पादन अधिशेष से क्या संबंध है, यहाँ इस तथ्य के लाने का। देखिए, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी व्यक्ति के पास ही आप देख लिए, जब तक उसके पास अधिशेष नहीं होगा तब तक वह उसकी बचत नहीं करेगा, और जब उसकी बचत नहीं करेगा, तो जब बचत नहीं करेगा तो पुनः उत्पादन के लिए या उस अधिशेष या वो अधिक उत्पादन का जो उसका बचत हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य उसे नहीं मिलेगा, बाकी अन्य काम प्रभावित होंगे। तो उसी तरह से जिस भी अर्थव्यवस्था में अधिशेष होता है वहाँ व्यापार उन्नत व्यवस्था में पहुँचता है और बहुत सारी सहसंबंधी क्रियाएं भी होना प्रारंभ हो जाती हैं। एक चेन प्रारंभ हो जाती है, एक जो है श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। तो उत्पादन अधिशेष किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व माना जाता है। देखिए, उत्पादन अधिशेष यहाँ एक बार और थोड़ा सा और समझ लिए एक लाइन में। अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है और उसमें उतना ही उत्पादन हो रहा है जितनी मांग है, तो कभी अधिशेष आएगा ही नहीं, यानी कि जितना आप उत्पादित कर रहे हो उतना ही खा जा रहे हैं। तो अगर अधिशेष नहीं आएगा तो आप व्यापार क्या करोगे, और अधिशेष का मतलब ये हो जाता है कि आप जितना खाते हैं आपके उससे से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उससे ज़्यादा आपके खाने के बाद जो बचा तो अब उसका क्या करोगे, आप बेच दोगे। उसके बाद आपको कुछ मूल्य प्राप्त होगा, उस मुद्रा का मूल्य का आप कुछ और काम कर लोगे। तो इस तरह से एक तरह से साइकिल प्रारंभ हो जाती है। अब आगे क्या देखते हैं। इस काल में कृषि विस्तार के साथ साथ शिल्पगत कुशलता आई। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, कृषि के विस्तार के साथ साथ शिल्पगत जो है विशेषता देखी गई, जो पूर्व वैदिक काल में नहीं थी। पूर्व वैदिक काल में किसी भी प्रकार की शिल्पगत विशेषता नहीं देखी गई, कुछ कार्यों में कुशलता खास नहीं देखी गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ, लोहा गलाना, उसे औजार उपकरण का निर्माण महत्वपूर्ण शिल्प बन गया था। क्योंकि कहीं कहीं क्या हुआ कि लोहे के गलाने के ढेर के अवशेष मिले हैं, गले हुए लोहे के, उनसे निकली हुई गंदगी का, चूँकि परिष्कृत करना पड़ता है, कोई भी धातु है अयस्क होता है तो उसको पहले परिष्कृत करना पड़ता था, तो ऐसी वहाँ पे प्रणाली मौजूद थी उनके यहाँ। उसके बाद कृषि विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि, इस प्रकार का इस काल के लोगों के जीवन में अभूतपूर्व प्रगति हुई।
यहाँ समझने वाली बात है कि कृषि विस्तार हुआ, शिल्पों में कुशलता आई, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो जनसंख्या में भी वृद्धि दिखी गई। देखिए, जनसंख्या वृद्धि और समाज की संपन्नता से सीधा सीधा संबंध होता है। जिस समाज में संपन्नता बढ़ती जाएगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होता जाएगा, उस समाज में जनसंख्या वृद्धि होना स्वाभाविक हो जाती है। हालांकि कृषि अभी इतने सक्षम नहीं हुए थे कृषक कि उत्पादन से नियमित व्यापार वाणिज्य, नियमित कर व्यवस्था, स्थायी सेना या फिर उसमें उदय उदय हो सके, या राज्य का उदय हो सके। अब यहाँ समझने वाली बात है थोड़ा सा कि जैसे इस समय की जो व्यवस्था थी, इसमें कृषि में इतने सक्षम नहीं कि उत्पादन से नियमित व्यापार हो, यानी कि इतना अधिशेष नहीं होता था कि वो बराबर हर कोई बेचता रहे। ठीक है, वाणिज्य हो, नियमित कर व्यवस्था वगैरह जो होती थी, मतलब अब जब अधिशेष होगा तभी तो कर देंगे। तो मान लीजिए कि जैसे किसी समाज में, मान लीजिए किसी, हम आज के समाज में देख लें, तो जब व्यक्ति के पास आय होगा, जब व्यक्ति के पास नौकरी होगी, तभी तो टैक्स दे सकता है। अगर व्यक्ति के पास आय ही नहीं तो टैक्स कैसे देगा? तो उसी तरह से उस समय अगर अधिशेष ही नहीं था तो नियमित कर का क्या प्रावधान हो सकता था? तो ये चीज़ें थी। स्थायी सेना नहीं थी उसे, फिर उसका अस्थायी सेना की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अब जब अस्थायी सेना नहीं थी, नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, वाणिज्य नहीं था, व्यापार नहीं था, तो क्या हुआ? नगरों का उदय नहीं हुआ, और जो नगरों के उदय के लिए आवश्यक शर्तें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद स्थायी जीवन हो मिल चुका था। स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है उसमें। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना का आधार तैयार कर दिया इसने। स्थायी जीवन का क्या मतलब हुआ? पहले क्या होता था, घुमंतु टाइप लोग रहते थे। पहले क्या था, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और है। लेकिन अभी क्या हुआ, स्थायी जीवन एक जगह रहने लगे, परमानेंट बस्तियाँ बनने लगी। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब परमानेंट बस्तियाँ बनने लगी तो उनका एक जगह स्थानीयकरण होने लगा। नगरीकरण का यह चरण आद्य नगरीकरण कहलाता है। अब यहाँ क्या हुआ कि लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए, तो अब उसके मुताबिक उनको नियमित करने के लिए नियम कानून बनाए जाने लगे। ठीक है, कुछ प्रणालियों का विकास होने लगा, कुछ व्यवस्था का विकास होने लगा। तो यह क्या हुआ, यह आद्य नगरीकरण कहलाया। यह क्या हुआ कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ यहाँ से, जो शहरीकरण प्रारंभ हुआ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ नगरीकरण, सॉरी मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल दिया। यहाँ पे जो है आप देख रहे थे, यहाँ क्या हुआ कि नगरीकरण प्रारंभ होता है। उसके बाद देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के कुछ प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य क्या हैं इसके? जो कुछ कुछ चीज़ें हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। ठीक है, इस समय मुख्य व्यवसाय क्या हुआ? कृषि हो गया। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई आदि का उल्लेख मिलता है। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना की प्रबलता देखी गई। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना की प्रबलता इस समय देखी जाने लगी। यानी कि अभी पूर्व वैदिक काल में हमने क्या देखा था कि पूर्व वैदिक काल में देखा जा रहा था वहाँ की जो जमीन पे था उस पे जन का अधिकार होता था, व्यक्तिगत किसी का अधिकार नहीं होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, व्यक्तिगत अधिकार की भावना प्रबल होने, धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि नहीं, इतनी जमीन हमारी है, ये हमारी, हम अपने हिसाब से खेती करेंगे। यहाँ क्या हुआ, 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे उत्तर वैदिक काल के लोग। उनमें था काले और लाल, काले रंग के, चित्रित धूसर, लाल मृदभांड। ये 4 प्रकार के बर्तन यहाँ देखने को मिलते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठी क्या होते थे? यह श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। श्रेणी क्या होता था कि व्यापारियों का एक वर्ग होता था और उसका यह प्रधान होता था, उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। उसके अलावा निष्क निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका, गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। व्यापार में लेन देन का माध्यम जो था गाय एवं निष्क दोनों थे। अब राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में क्या देखते हैं कि इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का प्रभाव क्षीण होने लगा था। यानी कि अब ये उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई थी। विदथ नामक संस्था जो थी वो तो पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ये तो संस्थाएं अभी थी लेकिन कम प्रभावशाली थी। अब इनका प्रभाव उस तरह नहीं था। अब इनमें प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। अब देखने में क्या आने लगा कि इन संगठनों में जैसे जो व्यक्ति धन से है, संपत्ति है, से बल से है, उसका प्रभाव यहाँ देखने में आने लगा। जबकि इससे पहले क्या था, इससे पहले देखने में आता था कि जो व्यक्ति विद्वान है, जो व्यक्ति बुजुर्ग है, जो व्यक्ति अनुभवी है, उसका यहाँ वर्चस्व होता था। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। पहले क्या था, स्त्रियां सभा, समिति, सभा, विदथ दोनों में भाग लेती थी, वो निर्णयों में कई हिस्सेदार होती थी, लेकिन अब इनका प्रवेश ही वर्जित हो गया।
राज्यों के आकार में वृद्धि से राजा शक्तिशाली हो गया। अब राज्यों का आकार बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ा तो स्थानीकरण होने लगा, लोगों का उत्पादन बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी। सत्ता धीरे धीरे प्रजाश्रित से प्रदेशाश्रित होने लगी, यानी कि पहले सत्ता के केंद्र में जो है जनता होती थी, जनता ही केंद्र होता था। अब क्या हुआ, प्रदेश होने लगा कि इतने प्रदेश पे शासन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ये हिसाब आ लगा। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या राज्य क्षेत्र होता है का चलन इसी काल में प्रारंभ होता है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्र शब्द का चलन कब से प्रारंभ हुआ, तो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है। संपत्ति और सत्ता के लोभ ने राजा के पद को पूर्णतः आनुवंशिक बना दिया। अभी तक हमने क्या देखा था, पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि राजा का पद जो था आनुवंशिक भी होता था और वह जो है वंशानुगत भी होता था और चयन के द्वारा होता था, चुनाव के द्वारा भी होता था, लेकिन अब पूर्णतः आनुवंशिक बना दिया गया। कर नियमित रूप से प्रतिष्ठित हो गया। करों के संग्रह एवं संचय के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया जाता था जो संग्रहिता कहलाता था। ठीक है, जो कलेक्टर होता था, कलेक्टर आज का कलेक्टर उसमें संग्रहिता कहलाता था। तो ये व्यवस्था कर दी गई उस समय। अब इसमें क्या था कि जैसे पहले देखेंगे आप, पूर्व वैदिक काल में देखे होंगे कि वहाँ बलि नामक एक कर लिया जाता था। उसमें क्या होता था, स्वेच्छा से दिया गया कर होता था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अब नियमित व्यवस्था एक बनाई जाने लगी कर की, कि नहीं अब तो देना ही देना है। इसके अलावा प्रजा में के चित्त पर राजा की विराट महिमा छाई रहे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों की चर्चा की जाने लगी। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने ऐड किया है, वहाँ कुछ यज्ञ के बारे में देखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उत्तर वैदिक में प्रमुख यज्ञ कौन कौन से, राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था और अग्निष्ठोम यज्ञ होता था। अब यहाँ क्या हुआ कि ये सारे यज्ञ कहीं न कहीं ये दिखाते थे कि राजा शक्तिशाली है और राजा की दैवी संकल्पना को प्रूव करते थे, और इससे होता था कि राजा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, राजा तो स्वयं देवताओं द्वारा चुना गया है, वगैरह वगैरह चीज़ें लाई जाती थी, जिससे कि लोगों के मन मस्तिष्क पे बातें रहे कि नहीं, राजा के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, राजा राजा है। तो ये चीज़ें उस समय आ गई थी। अब क्या हुआ कि इसी काल में पांचाल में सर्वाधिक विस्तृत राज्य था। ठीक है, पांचाल सर्वाधिक विस्तृत राज्य था, राजतंत्र ही मुख्य शासन प्रणाली थी। कहीं कहीं गणराज्य भी देखने को मिलता है, यानी कि कहीं कहीं जो राज्य का प्रमुख होता था उसका चुनाव होता था, लेकिन ज़्यादातर क्या होता था कि राजा का पुत्र राजा हो जाता था। विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु, ये वो अजातशत्रु नहीं है कि जो आप मानते हैं कि मगध का शासक उसके अजातशत्रु नहीं, ये काशी के अजातशत्रु हैं। पांचाल के प्रवाहण जाबाली, ये ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े हुए थे। देखिए इन सब के बारे में कहा जाता है कि ये सब ऐसे ऋषि हुआ, ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि लोभ मोह से दूर थे बहुत, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं धार्मिक व्यवस्था क्या था। तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो क्या पाते हैं कि गंगा यमुना दोआब में आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया। इस संस्कृति का मूल धार्मिक अनुष्ठान था। इस यज्ञ के अलावा कई अनुष्ठान एवं मंत्र विधियाँ भी प्रचलित थी इस समय में। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसके अलावा ये भी कई अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलन में आई। ठीक है, पूर्व वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि गौड़ हो गए। मैं पहले भी बता चुका था कि देवताओं का प्रभाव काल समय के साथ धीरे धीरे बदलता रहेगा। यहाँ क्या हुआ, इंद्र और अग्नि जो पहले प्रमुख देवता हुआ करते थे वैदिक काल से लेके, वो यहाँ गौड़ हो गए, द्वितीय स्तर पे आ गए, और प्रथम स्तर पे प्रजापति आ गए। मैं पहले भी बताया था आपको प्रजापति के बारे में। तो अब क्या हुआ, और सभा समिति इनकी दो पुत्रियां मानी जाती थी, इनका स्थान यहाँ पे प्रमुख हो गया। चूंकि वर्ण व्यवस्था अपेक्षाकृत कठोर हो गई, अतः उनके अपने कुछ देवता बन गए। अब देखिए जाहिर सी बात है कि लोगों के जैसे आप आज भी देखेंगे बहुत सारी जगहों पे स्थानीय देवता होते हैं। ठीक है, तो स्थानीय देवताओं का कंसेप्ट ही यहीं से आया। ठीक है, यहीं से वो बना है। अब क्या हुआ, चूंकि स्तुति पाठ की जगह अब यज्ञ की प्रधानता हो गई थी। ठीक है, स्तुति पाठ की जगह यज्ञ की प्रधानता हो गई। पहले क्या था, आप वैदिक काल में देखेंगे ऋग्वेद वगैरह में क्या है, स्तुति ही तो है, विभिन्न देवताओं की विभिन्न प्रकार की प्रकृति शक्तियों की स्तुतियाँ की गई हैं। यहाँ क्या हुआ, अब यज्ञ की प्रधानता हो गई स्तुति की बजाय। ठीक है, एक और यहाँ पे फैक्ट्स मिल गया था तो उसको मैंने ऐड कर दिया। हल को सीरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। ये याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हल को सीरा कहा जाता था और हल की रेखा, जो मान लीजिए कि जो हल होता था, ठीक है, तो हल को इसको क्या बोला जाता था, इसको सीरा बोला जाता था हल को। ठीक है, हल को सीरा बोला जाता था और हल की रेखा जो हल जोतता था इसको जो है सीता बोला जाता था। यज्ञ का जो मैंने बताया था इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर पढ़ लीजिए तो बेहतर है।
अब यहाँ आगे क्या देख रहे हैं कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में, ठीक है, किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। यानी कि जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कर्मकांड की जटिलता बढ़ती गई, यज्ञ ज्ञात का बहुत ज़्यादा आडंबर बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा जटिलता आती गई, तो अब क्या हुआ, यहीं पे एक दर्शन की नई विचारधारा उत्पत्ति होती है, जिसमें उपनिषद की रचना होती है, अरण्यक की रचना होती है। तो जो उपनिषद होते थे, उपनिषदों का मेन क्या होता था कि वे आत्मा परमात्मा की वास्तविक स्थिति के बारे में बताते थे। तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते, ब्रह्म क्या है, उसका इन यज्ञ ज्ञात से कोई संबंध नहीं है, जीव और आत्मा का संबंध बताया जाता था। मूल रूप से कहा जाए तो जो कोर होता था अध्यात्म का, उस पर फोकस किया जाने लगा इन बाह्य आडंबरों से हट के। और धीरे धीरे देखेंगे 6वीं शताब्दी तक आते आते तो स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कि फाइनली जो विद्रोह का स्वर उठा, उसी में बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। इस काल में कौसाम्बी में पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग देखा गया। चूंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी तो पकी ईंटों का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, लेकिन कौसाम्बी में इस काल में देखा गया था ऐसा। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाने लगी। मैं पहले एक बार जिक्र कर चुका हूँ इस विषय में, पुरानी वीडियो में आप देखेंगे। तो क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते बाह्य आडंबर इतना इस हद तक बढ़ गया कि पशुओं की बलि दी जाने लगी, और गौवंश की, खासकर गौवंश की बहुत बलि दी जाने लगी, क्योंकि गौ ही बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो गौवंश की बलि ज़्यादा दी जाने लगी। अब इससे क्या हुआ, कृषि प्रभावित हो रही थी, चूंकि व्यवस्था ही कृषि पर निर्धारित थी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब जैन बौद्ध आते हैं तो उन्होंने इसके बलि पर ही रोक लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि कम से कम कृषि तो बची रहे। बड़ा ही वैज्ञानिक विचार था उनका। आप किसी का भी देख लीजिए उठा के, जो हमारे यहाँ उपनिषद और अरण्यक ही बाद में लिखे गए, वे बहुत ही वैज्ञानिक विचारधारा है उनकी है। मुझे लगता है कि हर किसी को उपनिषद वेद का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल निरपेक्ष साहित्य है। उसके अलावा इसी समय विभिन्न प्रकार के दर्शन का उदय होता है। आप उसमें देखें विभिन्न प्रकार के दर्शन आते हैं। यहाँ शायद मैंने एक स्लाइड अगर ऐड किया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बारे में हाँ नहीं ऐड कर पाया हूँ। इसके बारे में हम आपको बाद में जो 6वीं शताब्दी में या जब इससे बाद हम पढ़ेंगे, जैन बौद्ध पढ़ेंगे, तो वहाँ भारत के जो 6 दर्शन हैं, प्रमुख 6 दर्शन हैं, उनके बारे में कौन प्रतिपादक हैं, कौन से उनके सिद्धांत हैं, कि उनके सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया है, बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा वहाँ पर। वैदिक काल के अंतिम दौर में प्रबल प्रतिक्रिया हुई, और उसी प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न प्रकार के धर्म आते हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत उत्पन्न होके आते हैं। अब यहाँ पे हम संक्षेप में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता बन गए। ये हम देख रहे हैं संक्षेप। पशुओं के देवता रुद्र इस काल में महत्वपूर्ण बन गए। इनकी पूजा शिव के रूप में की जाने लगी। पूषण शूद्रों के देवता को माना जाने लगा, जबकि पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे। तो उस समय इन्हें क्या चारागाह के देवता हुआ करते थे। शायद मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो पिछली वीडियो में कहीं बताया होगा। बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय आदि का बीजारोपण हो जाता है। ठीक है, अब ये विभिन्न प्रकार के स्कूल निकल के आ जाते हैं हमारे ही धर्म में। ये विचारधाराएं रहती हैं, दर्शन रहते हैं अलग अलग, जो कि इस बाह्य आडंबर से हट के धर्म के, आध्यात्म के विशुद्ध स्वरूप पे चर्चा करते हैं। एक अलग तरह की दार्शनिक विचारधारा का उदय होता है, जिसने उपनिषदों का निर्माण किया। मैं पहले ही बता दिया, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता की चर्चा मिलती है, गार्गी संवाद की चर्चा मिलती है। अब देखिए, ये यहाँ पे उत्तर वैदिक काल पूर्णतः समाप्त होता है। अब उत्तर वैदिक काल से संबंधित और ऋग वैदिक काल से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्रश्न होंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कहीं हैं, तो उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए, उनसे आपको काफ़ी